So, Assalamu alaikum. Welcome to my class. This is me, your physics lecturer, Faisal Aziz from Government Degree Boys College, Baldia. I am here to prepare you for entrance exam of University of Karachi. जी वालेकुम अस्सलाम to all of you. आ जाएं बच्चों, ज्वाइन कर लें. जी होपफुली आप हाँ नहीं देखिए, वो 4 से 5 पेजेस जो लास्ट ईयर कट ऑफ के हैं उसमें आप देख लें. उसके रिस्पेक्ट से करें, इंशाल्लाह आपको उसमें से फील्ड मिल जाएगी. ज्यादा उसमें नहीं जाता आगे पीछे, ठीक है. 73 में तो आपको बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स मिल जाएंगी. ओके हो गया. चलिए स्टार्ट करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे. थर्मोडायनेमिक्स को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया था बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली. और हमने उसके बेतहाशा एमसीक्यूज भी किए थे. कुछ एमसीक्यूज आप लोग ने मुझे यहाँ पर दिए हैं कि सर ये एमसीक्यूज इशू कर रहे हैं, तो वो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फर्दर. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है. फर्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, या आप कह लें कि मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स और अनसर्टेनिटी या मेजरमेंट और वेक्टर सेक्टर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेव एक्सीलरेशंस ये सब हमने अच्छे से कर लिया है. फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स को पकड़ा है और उसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से कर लिया है. न्यू बुक में सिन बोर्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट ईयर में आ गया है, बट हम अपने जो हमने आपको जो कंटेंट दिया था जिसको मैं लेके चल रहा हूँ उसमें अभी अलग अगला पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक का है. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल टॉपिक और वन ऑफ द टफ, जिस मुझे थोड़ा सा जो टफ लगता है, जो मुझे लगता है कि यार अगर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बच्चों को भी, या मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है. ठीक है, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिमाग थोड़ा सा गुस्सा आता है देख के उसको. बट इट इज़ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बहुत सारी हैं. इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देख के. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं. तो बेटा कौन सी ब्रांच है? चार्जेस जब स्टैटिक फॉर्म में होते हैं तो उनकी जो हम स्टडी करते हैं, उनका जो बिहेवियर स्टडी किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. क्या है मेरा बेटा? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स branch of physics which deals with the behavior that with the behaviors and characteristics showed by showed by electric charges at rest. इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. ठीक है. रेस्ट की फॉर्म में चार्जेस का जो भी बिहेवियर होता है या उनकी जो भी क्वालिटीज है वो हम पूरी कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. हमारा आज का दिन और हमारा कल का दिन इंशाल्लाह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम होगा. और हम कोशिश करेंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत अच्छे से जो है वो कवर करवाएं. सही है. अपना जहां पर आपको लगे कि तो आवाज में कुछ लैग शैग या कोई इशू आ रहा है मुझे बताइएगा, मैं डेटा पे कन्वर्ट कर दूंगा. वाईफाई थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है. ठीक है बच्चों. तो हो सकता है हमारी आवाज को थोड़ा सा आपको लैग लगे.
मेरे ख्याल में बच्चे अभी यार इतना स्लो स्लो आते हो आप लोग ज्वाइन करने के लिए क्लास, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये देखो, ऐसे आ रहे हो ज्वाइन करने के लिए जैसे। एक बार फिर मुझे बता दो, आवाज हमारी आ रही है आपको? हम आपको सुनाई दे रहे हैं, हमारी आवाज क्लियर है? आवाज हमारी क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स की आपने अच्छे से स्टडी कर ली ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए उसके। उसमें कुछ छोड़िएगा मत, ठीक है? मैंने आपको उसमें हर चीज करवा दिया है। और उसकी प्रैक्टिस करें आप, इंशाल्लाह आपका वो उसमें से जो भी एमसीक्यूज होगा इंशाल्लाह आपका अच्छे से निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बेटा टेस्ट चार्ज क्या होता है ना। सो फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो द पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। अच्छा थोड़ा सा शॉर्ट बाय एन एटम। ओके, कोई भी एटम हो या सब्सटेंस हो। एटम सब्सटेंस ड्यू टू। अब ये क्यों होता है बच्चों? आपको पता है किसी भी एलिमेंट के पास हमें वो मतलब कि न्यूट्रल क्यों फील होता है? हमें वो न्यूट्रल इसलिए फील होता है क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है उतनी ही नेगेटिविटी उसके बाहर भी होती है। सही है। तो इस वजह से हमें वो न्यूट्रल जो है वो कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, कुछ भी सब्सटेंस है, तो हमें वो न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है। बट चार्ज कब शो करेगा? ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू या तो उसमें कमी हो जाए, डेफिशिट्स और एक्सेस ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कम होने से कम इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जो भी आपका सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो कैसा बिहेवियर शो करेगा? वो आपके पास पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। ठीक है बच्चा? लेट लेट्स वेट एक मिनट। एक मिनट प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब ये कोई एलिमेंट है एंड दिस इज न्यूट्रल बिकॉज टू प्रोटॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो ये आपके पास एक न्यूट्रल एलिमेंट है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है, तो आपके पास ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। सही है?
जी बेटा, मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब मेरा दिल ही ऐसा है कि मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक पे ले जाऊंगा एडवांस पे, तो आप फिर बोलोगे सर रिपीट कर दें। अब 70 80, चैप्टर नंबर 12। टॉपिक वाइज तुम्हें बेटा टॉपिक वाइज करें, मैंने जैसे आपको जब टॉपिक करवाता हूँ ना एक पूरा पोर्शन, तो अब इसको आप चैप्टर की बजाय एक पूरा पोर्शन समझे, ठीक है? जी बिल्कुल बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही हमारी? और मैम हेलो। बेटा हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? मोहम्मद रियान को आवाज नहीं आ रही? आ रही है बेटा, आप अपना जरा चेक कीजिए। उबैदुल्लाह को हमारी आवाज आ रही है? जी, इसमें इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको फिलहाल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, हमारा ऐसा ही है। फिर वो न्यूट्रल, फिर ये जो भी सब्सटेंस होगा, जैसे ये हीलियम है, दिस इज हीलियम एटम। तो हीलियम एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। बट मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो मैंने इलेक्ट्रॉन की डिफिशिट कर दी, ठीक है, कमी कर दी। तो अब ये जो बिहेवियर शो करेगा तो वो उसको हम एज अ इलेक्ट्रिकल चार्ज सब्सटेंस ही बोलेंगे। चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कोई भी एलिमेंट है कुछ भी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। तो ये चार्ज की डेफिनेशन है, ठीक है? सही है? इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जरा एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है कि ये चार्ज जो होता है बेसिकली क्वांटाइज्ड होता है। आपने ना क्वांटाइज्ड का वर्ड सुना होगा, मैं समझा भी देता हूँ बट पहले मैं उसको लिख लूँ। ये बड़ा एक, बेटा मुझे एक मिनट दीजिएगा। एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, आप हम आपको सुनाई दे रहे हैं? जरा बताइएगा प्लीज। स्क्रीन शो हो रही है, दिखाई दे रहे हैं हम आपको? एक मिनट, मैं जरा सा, आवाज कट रही होगी, मैं जरा सा अपना लगा लेता हूँ। बेटा आवाज आ रही है? प्लीज बता दें। एम आई ऑडिबल क्लियर? ड्यू टू डेफिसिट, तो मतलब कमी हो जाना। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं बेटा इसे? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ कम ऑन ओवर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इसमें से एमसीक्यूज मुझे दिखाई दिया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा बेटा, क्वांटाइजेशन का वर्ड का क्या मतलब होता है?
आपके पास दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। दुनिया में आपको दो तरह की चीजें दिखाई देंगी। एक ऐसे, और एक आपको दिखाई देगी चीज ऐसे। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बेटा इन दोनों में फर्क क्या है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। इट इज सॉर्ट ऑफ डिस्क्रीट। इससे हम कह सकते हैं डिस्क्रीटनेस। ये कुछ डिस्क्रीट टाइप है, और इसमें देखो आपको ना एक कंटिन्यूटी मिल रही है, तो इससे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, डिस्क्रीटनेस और कंटिन्यूअस। ठीक है। डिस्क्रीटनेस से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नंबर 1 से 10 के दरमियान आप बोलोगे सर 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर 6 है, एंड सो ऑन। ठीक है, 1 से 6। लेकिन मैं जब कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा बेटा सर 1 के बाद 6 के दरमियान इनफाइनाइट। यहाँ पर कितने इंटरवल है? यहाँ पर देखो मेरा बच्चा, दो, एक के बाद डायरेक्ट दो आ रहे हैं, वन पार्ट है। इसमें भी एक इंटरवल है, इसमें भी एक इंटरवल है, इसमें भी एक इंटरवल है, इसमें भी एक। ठीक है, फिक्स वैल्यू है 1 2 3 4 5। ये मैं कहता हूँ 10 20 30 40 50, या 100 200 25 50, कुछ भी फिक्स नंबर, उससे कहते हैं डिस्क्रीटनेस। और अगर मैं बोलूं बेटा 1 से 6 में कितने कितने में आप पार्ट कर सकते हो? आप बोलोगे सर 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 से 1.9, फिर 2, फिर 2.1। मैं बोलूंगा नहीं बेटा नहीं, 1.1 के अंदर भी 1.01 आता है। आप जितना जूम करते जाओ, ठीक है। मैं आप क्या बोलोगे सर 1 के बाद आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, फिर 2 आएगा, फिर 2.1, फिर 2.22। ब्रेक कर सकते हो। मैं बोलूंगा बेटा ऐसा नहीं है, 1.1 के दरमियान भी इंटरवल आ रहा है, 1.01, 1.02, 1.0 करते करते फिर 1.1 आएगा, फिर इसी 1 पॉइंट। ठीक है। मैं आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं, इसको भी आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। 1.1 और 1 पॉइंट इनके दरमियान भी 1.001, 1.00। तो ऐसे तो आप करते जाओगे तो इनफाइनाइट इंटरवल आ जाएंगे ना, तो एक कंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 2 3, अब मैं 20 को छोड़ दूं, तो इसे कहते हैं डिस्क्रीटनेस। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिस्क्रीटनेस में यही फर्क है। ठीक है। और डिस्क्रीटनेस ही रिलेट करता है क्वांटाइजेशन के साथ। ठीक है। डिस्क्रीटनेस किससे रिलेट करता है मेरा बच्चा? क्वांटाइजेशन के साथ। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो मेरा बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज जो भी होगा, चार्ज जो भी होगा, ठीक है, चार्ज जो भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है मेरा बच्चा? 1 इलेक्ट्रॉनिक, या जिसको आप लोग ई भी बोलते हो, वो कितना होता है मेरा बेटा? वो होता है 1.6 10⁻⁹ ठीक है। अब इसी के इंटीग्रल मल्टीपल 2 टाइम ऑफ ई, 3 टाइम ऑफ ई, 4 टाइम। आप ये नहीं बोल सकते। अब एन यहाँ पर क्या है मेरा बच्चा? एन यहाँ पर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप यू नहीं बोल सकते कि एन, आप अगर मैं एन पुट करता हूं 1.5, तो आप ऐसा नहीं पुट कर सकते। कंटिन्यूटी नहीं है, यू कैन नॉट पुट 1.5। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1। इससे मुराद ये है कि मिनिमम चार्ज, ये आप लोग ज़हन नशी कर लो मेरा बच्चा, कि मिनिमम चार्ज कैन बी मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? Q इज इक्वल टू, मिनिमम 1 है, 1 ई। ठीक है।
तो मिनिमम चार्ज मेरा बच्चा कितना होगा? 1 को इससे मल्टीप्लाई कर तो 1.6। तो ये एक मिनिमम चार्ज है। सही है। उसके बाद अगला कौन सा होगा? उसके बाद आपने n इजकल टू 2 पुट करेंगे। ठीक है। अगर मैं अगला निकालना चाहूं तो q इजकल टू 2 ही होगा। और अगर मैं 2 की वैल्यू पुट कर, e की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरा बेटा ये बन जाता है 3.2। अगर आप मल्टीप्लाई करो, 3.2 10 to the power -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, याद रखिएगा। सो ये आपके पास मेरा बच्चा बन जाता है यूनिट। अब अगर आप मैं बोलूँ ना कि बेटा इज इक्वल टू -19 कूलम चार्ज पॉसिबल। तो आपका जवाब क्या होगा? तो इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल 3 10 to the power -19 कूलम? यस और नो? नो 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 नो, एब्सोल्युटली नो। ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मिनिमम 1.6 है, उसके बाद 3.2 है। ये इसका भाई क्वांट इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ या तो 1 ही है या 2 ही है। चार्ज आपके पास कौन कौन से पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है? या तो आप 1 ई। ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज है या तो 1 ई है, 2 ई, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद n ई तक आपके पास। ठीक है। ये मेरे बच्चा आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि दरमियान में कुछ नहीं है। वरना 1.6 और 3.2 के दरमियान तो आप बेइंतहाशा नंबर लिख सकते हो ना। 1.741, 1.672, कुछ भी। बट नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। एक सवाल का मुझे आंसर दे दो। एक सवाल बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? इज पॉसिबल करके यस मैंने।
ऑल ऑफ द अबव। सो टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे बच्चों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गया। बी, बी अरीशा, अरिया बेटा, बी। 1.6 के अगला बात कौन सा है? 3.2। 3.2 में आप जब अ, अगला 4.8, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। जी बिल्कुल। चार्जेस आर डिस्क्रीट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है भाई, देखे ना 1.8 कैसे पॉसिबल है। 1.6 के बाद 3.2 आ रहा है, तो 1.8 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या तो वन ही होगा। वन ही आपके पास ये है। टू ही मैंने ये निकाल दिया आपके पास, टू ही है। ठीक है, ये टू ही है। उसके बाद थ्री कौन सा होगा? 3.2 से अगला कौन सा है? अगला 4.8 है, तो दिस इज द आंसर। और नाइन वाला भी नहीं आता, पॉसिबिलिटी नहीं है। सही है। सी, डी तो वैसे भी नहीं है फिर। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर नाउ? यार बच्चों, इज दैट क्लियर? इसे डिस्क्रीटनेस कहते हैं ना यार। भाई मैं कहता हूँ, इसे डिस्क्रीटनेस कहते हैं बेटा। भाई देखो, मैं कहता हूँ, आपने ये फार्मूला याद रखना है। Q इज इक्वल टू एन ई। तो एक्स ई आपको पता है कितना है? इज दिस। ठीक है, तो वन, एन की जगह 1 2 3 4 5 आ सकता है। 1.51 दरमियान की वैल्यू नहीं आ सकती। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो वन ही होगा, वन ही आपके पास है। 1.6। अगला अगला चार्ज कौन सा हो सकता है? टू ही। टू ही है 3.2। उससे अगला कौन सा हो सकता है? थ्री। थ्री है 4.8। फिर 4.8 में अगला मेरे ख्याल में है 6.2। फिर अगला मेरे ख्याल में है 7.8। जो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, दीज आर पॉसिबिलिटीज। दीज आर पॉसिबिलिटीज, मैं लिखवा देता हूँ, देखो मेरे बच्चों, नोट कर लो। चार्ज क्वांटाइज्ड है, या तो चार्ज वन ही आपके पास होगा। 1.6 को याद कर लो। या तो होगा अगला, जब एन की जगह टू पुट करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे वन और टू के दरमियान हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, वन के बाद डायरेक्ट टू है। देखने को तो है, बट अगर हम फिक्स कर लें कि भाई वन के बाद टू है, टू के बाद थ्री है, थ्री के बाद फोर है। सही है। आप जब किसी को गिनते हो, आप जब काउंटिंग करते हो, भाई हम 10 बंदे हैं, तो क्या 9:30, 8:30, 7:30 ऐसे गिनते हो? नहीं गिनते ना भाई, ये 10 बंदे हैं या 9 बंदे हैं, 8 बंदे हैं। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू एनी जगह आप थ्री पुट करेंगे, तो Q3 आ जाएगा, जो कि है 4.8। उसके बाद Q4 आ जाएगा, फोर पुट करेंगे, 4.8, 5.8, तो 5.4 बनता है, आई थिंक। इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप लोग इंटर में सब पढ़ के आए हो बच्चों। मैं डिटेल में पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं टाइम निकाल रहा हूँ अपना काफी सारा, बट ये आप लोग इंटर में सब पढ़ के आए हो। ठीक है, अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। इसमें से यही एमसीक्यूज बनते हैं। सही है बच्चों, अब क्लियर है? हाँ बदला, वो लंबी बहस है मेरे बच्चे। मैं उसके अंदर जाऊंगा तो फिर ये तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, वेव और सब चीजें हैं, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसमें तो फिर लंबी बात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी अगर मैंने बोलना शुरू किया। ठीक है,
डिटेल्स नहीं बताई, कौन सी डिटेल्स मेरा बच्चा? ये लो नीचे कर लो। अच्छा मेरे बच्चे, उसके बाद टेस्ट चार्ज क्या होता है? देखो टेस्ट चार्ज की बात जहां तक की जाएगी ना, जैसे हमारी जमीन को मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा चार्ज है, तो हम जमीन के लिए एक किस्म का टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, जमीन हमारे ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करेगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि ऐसा चार्ज जो जिसकी वैल्यू बहुत छोटी हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है। सो टेस्ट चार्ज की जहां तक बात की जाए, तो हम आपको बता देते हैं व्हाट इज दिस टेस्ट चार्ज। देखिए मेरा बेटा, सो व्हाट इज टेस्ट चार्ज, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा बच्चा, टेस्ट चार्ज क्या होता है? अ चार्ज, हाँ हमारा टाइम बहुत जा रहा है, हम आपको जरा इसमें से दिखा देते हैं। बच्चों एक मिनट दीजिएगा मुझे, प्लीज गिव मी 1 मिनट। सो ये आप इसको ना बेटा डेफिनेशन इसकी लिख लो। तो मेरा बेटा क्या होता है ये? A charge whose distribution of charge shows no effect to on any other charge। भाई हमारा जो, मैं मिसाल देता हूँ जमीन से, हम लोग जमीन, हम अर्थ है, अर्थ के सामने अगर हम अपना अर्थ के सामने हमारा जो है वो मास कोई कंसिडर कर सकते हैं? कोई इफेक्ट कर सकते हैं? कोई इफेक्ट नहीं हम दे सकते जमीन को। ठीक है, तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये एक चुन्नू मुन्नू सा, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। दिस इज बेसिकली टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये यूजुअली ये पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन सामने वाले जो चार्ज, जो आपका मेन सोर्स चार्ज है, जो आपने बड़ी सी गेंद रखी हुई है, उस पर कोई इफेक्ट ना डाले, उसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने जहन में चीज रखनी है। तो नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? तो ये भी थोड़ी सी आप एमसीक्यूज की लास्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज इट इज आप याद रख लो। देखो मेरा बेटा, यूनिट क्या होता है? द इन एसआई सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम। ठीक है, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं मेरा बच्चा? कूलम में। इट इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल सी, ये आप लोग ध्यान में रखो। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? चार्ज ऑन टू बॉडीज इज सेड टू बी 1 कूलम if each if they are 1 मीटर अपार्ट एंड एक्सपीरियंस इतनी फोर्स। बल्कि इसको आप फिलहाल भूल जाओ, ये हम आपको करवाएंगे तो उसमें आइडिया होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ये आपके पास यूनिट के बारे में आ गया।
अब बेटा क्या होता है, दो चार्जेस के दरमियान हमेशा से हमारे पास फोर्स रहती है। दो चार्जेस जब अपने आप क्लोज लेकर आते हो तो उनके दरमियान फोर्स लगती है। अब वो फोर्स की नेचर जो होती है, या तो वो अट्रैक्टिव होती है या तो वो रिपल्सिव होती है, बट वो होती जरूर है। ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान जब भी आप देखेंगे तो फोर्स हमेशा मौजूद रहती है। और उस फोर्स की नेचर जो होती है, या तो वो अट्रैक्टिव होती है या तो वो रिपल्सिव होती है। इट डिपेंड्स। ठीक है, इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखें, आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा होगा कि दो चार्जेस हैं। अगर तो वो प्लस और माइनस हैं तो वो उनके एरोज, फोर्स के एरोज एक तरफ हैं। ठीक है, और अगर वो लाइक है, इसे हम कहते हैं अनलाइक। पहली वाली को हम लोग कहते हैं दीज आर अनलाइक, और दूसरी वाले को हम कहते हैं लाइक, सेम सेम। ठीक है, तो अनलाइक आएंगे पास तो अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक आएंगे तो बेटा आपके पास वो रिपल्सिव नेचर शो करेंगे। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है मेरा बच्चा, और ये हमारे पास हमारे 1785 में, 1785 में चार्ल्स, सर, ऑगस्टाइन ने इसको, जो है वो ऑगस्टाइन डी कूलम, ये कूलम का पूरा नाम था, आपने शायद पहली बार सुना होगा। सो इन्होंने फोर्स को जो है जनरलाइज किया था। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस बॉडीज इज रेफर्ड एज कूलम फोर्स। इसको नोट कर लें बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट, ये नेचर ने रखी हुई है। ठीक है, बिटवीन टू चार्ज bodies is referred as electrostatic force। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सिंपल सा था। अब जरा बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ की, जो कि हमारा आगे अभी आहिस्ता आहिस्ता मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा तो बच्चों, दिस इज कूलम्स लॉ। और मेरे बच्चा ये इसकी स्टेटमेंट है। क्या कहता है ये? कूलम भाई ये कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होगी, वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है मेरा बेटा, और हम क्या करते हैं,
वी हैव टू चार्जेस, सही है, Q1 एंड Q2। ठीक है मेरा बेटा, जैसा कि आपको यहाँ पर लॉ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि मैं इसको ना मिटाता हूँ। सही है। कूलम भाई ने कहा था कि जो फोर्स है, आपने इसको ध्यान में रखना है, दिस फोर्स इज इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अच्छा, ये कैसे, उसने कैसे बताया? ये बेटा उसने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ रीडिंग्स लेकर बताया। ऐसे जो ऐसी जो इक्वेशनें बनती है ना, जो ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल करके जो फॉर्मूले बनते हैं, इसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एक एक्स्ट्रा बात है, समझ में आ जाए तो रख लो, यूनिवर्सिटी में शायद बताई जाए, तो कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मीन प्रैक्टिकल्स करके, तजुर्बात करके जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है, वहां से। तो जब इसने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर आपके पास जो इक्वेशन बनी, जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एट द एंड हमारे पास बनी, वो बेटा क्या बनी? वो बनी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो ये ऐसे था। और आपको पता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आ गया था के। ठीक है, के इज द कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो फोर्स वाली डायमेंशन ही होंगी मेरा बच्चा। हेलो, हेलो, भाई आप लोग हाथ खड़ा कर रहे हो, क्या हो गया? कोई इश्यू है तो बताओ यार। एम आई ऑडिबल? समझ आ रहा है नहीं यार आप लोगों को? बच्चों आवाज आ रही है, क्लियर है सब कुछ? यार ऊपर क्यों करवाते हो, क्या हम तो क्या लिखना है, देख लो। ये आपको पूरी पीडीएफ मिल जाती है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? ओके बच्चा, सो ये आपके पास फोर्स है के, हियर के इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या है मेरा बच्चा? और बेटा ये डिपेंड करता है मीडियम पर। अब चूंकि ये खुद भी मीडियम पर डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है, तो खुद भी ये डिपेंड कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई किस किस पे डिपेंड कर सकता है? अगर वैक्यूम हो, अगर बीच में हो वैक्यूम, अगर मैं कहता हूं चलो वैक्यूम की बात कर लो, फॉर वैक्यूम क्या होगा? वैक्यूम मीन कुछ नहीं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? नो मीडियम, कोई हवा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मीडियम का मतलब वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होगी? तो जब एक्सपेरिमेंटली या कुछ फिजिक्स करने के बाद निकाली गई, तो मेरे बेटा इसकी जो वैल्यू आई थी ना, वो इसके बराबर थी, के इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या बला है? एप्सिलॉन नॉट क्या बला है बेटा? ये मेरा बेटा, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? सॉरी, सॉरी, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डबल टी और सिंगल टी में मैं फंस जाता हूँ।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है मेरा बच्चा। परमिटिविटी का मतलब ये है कि इजाजत देना। तो ये कम से कम कोशिश करते हैं मैं कम इजाजत दूं। तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना के की वैल्यू ज्यादा होगी, और उतना फिर फोर्स ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखिएगा मेरा बच्चा। सो आपके पास फोर्स बन जाती है, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ ना मेरा बेटा, तो आपके पास फोर्स जो बन जाती है मेरा बेटा, वो बन जाती है के Q1 Q2 बाय R²। ठीक है मेरा बच्चा। Q1 Q2 बाय R²। सॉरी, के की वैल्यू पुट कर देते ना यार। यार मैंने खाना नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने खाना नहीं खाया हुआ। आज हमारी बेगम गुस्सा थी, खाना नहीं दिया। कहती खा, इसके बाद तुम खाना। 1/K की वैल्यू पुट कर दी, और Q1 Q2 ऊपर वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये आपके पास फोर्स बन गई। अब आपने ध्यान में रखना है, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे फोर्स कम होती जाएगी स्क्वायर में, चार्जेस बढ़ाते जाओगे फोर्स बढ़ती जाएगी। और ये आपके पास है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम मीन देयर इज नो मीडियम। ठीक है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? वैक्यूम का मतलब यही होता है, देयर इज नो मीडियम। नो मीन नो, नो मीडियम। और मेरा बेटा जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, कुछ वैल्यूज आपके पास ना कांस्टेंट याद कर लो, अच्छा हो जाएगा। मुझे तो याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। कुछ वैल्यूज बेटा याद कर लो। इसकी वैल्यू होती है देखो भूल गया। बल्कि सर आप झूठ बोल रहे थे, आपको तो याद नहीं है, आप तो देख के बता रहे हो। ये होती है यार, भूल गया। जहन विच ही नहीं आ रही। हाँ, 8.85 -12। इसका जो यूनिट होता है बेटा, वो मेरा बच्चा होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको जब आप पुट करते हो ना के में, के की वैल्यू में 1 अपॉन इस वाली में, किस वाली में मेरा बच्चा? इसमें। तो जब आप इसमें पुट करते हो तो इसकी वैल्यू जो आपके पास निकल करके आती है, वो मेरा बेटा आती है। और उसका के और उसका यूनिट उल्टा है। इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आता है मेरा बच्चा, और कूलम स्क्वायर नीचे चला जाता है। ठीक, सही है। तो आपने जहन में रखना ही है। अब अगर बात की जाए मेरा बच्चा मीडियम की ना, अगर मैं बात करता हूँ मीडियम की, अगर मैं बात करता हूँ मीडियम की, मीडियम इन कुछ भी मीडियम मौजूद हो सकता है। ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पास जो के है वो क्या बन जाएगा? हमारे पास जो के चेंज होकर बचा बन जाएगा मीडियम वाला। अच्छा, मीडियम से ज्यादा अच्छा होता है बेटा, हम बात करते हैं एप्सिलॉन आर की। अब ये ऐसा एप्सिलॉन आर क्या है? ये बेसिकली रिलेटिव, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। कि मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड कर दो वैक्यूम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से, तो एक बन जाती है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। और याद रखिएगा, चूंकि दोनों ऊपर वैल्यूज आ रही हैं, तो इट इज अ डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस।
ठीक है, या ठीक है, बिकॉज यूनिट्स यूनिट कैंसिल हो जाएंगे तो ये एक नंबर आता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 10 20 30। आप ना कंपेयर कर रहे हो मीडियम को वैक्यूम के साथ, तो एक नंबर निकल करके आता है। तो यहाँ से अगर इसको आप निकाल लोगे ना, आपके पास जो मीडियम की आ जाएगी वो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट है। तो ये फिर अच्छे बन जाता है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, आपको रिलेटिव दे दी जाती है, 10 2 3 4 5 जो भी है, तो आप निकाल लेते हो। तो आपके पास जो के बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये के डैश हो गया। तो फोर्स भी फिर आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, फोर्स मेरा बच्चा जो आपकी चेंज हो जाएगी ना, वो बन जाएगी एफ डैश, अगर मीडियम मौजूद है तो वो के डैश। चार्जेस वही दोनों है, ठीक है, दोनों चार्जेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस भी वही है। तो जब मैं के डैश की वैल्यू पुट करूंगा ना, तो मेरे पास के डैश की वैल्यू पुट करने के बाद जो फोर्स बनेगी, वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस मीडियम बिटवीन चार्जेस, तो आपकी फोर्स जो है मेरा बच्चा, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे ना, व्हेन वी, डिवाइड में आ रहा है ना, इंट्रोड्यूस मीडियम देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम वीक, वीक हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने इससे रिजल्ट जहन में रखना है। चलिए कुछ एमसीक्यूज करते हैं, साथ साथ फिर आपके सवाल भी ले लेंगे, टेंशन ना लो। कूलम लॉ को हमने काफी कर लिया, बहुत टाइम लगा दिया। कुछ एमसीक्यूज करते हैं ताकि चीज क्लियर तो हो। सो बच्चों, व्हाट शुड बी इट्स आंसर? बहुत आसान है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड यार, ये तो सिंपल सा था। मोशन में कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ी पढ़ रहे हैं। सो टेल मी, ये क्यों बोल रहे हो बेटा, मोशन में कैसे? ईएमटी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और ये कौन सा लिया है? 12 प्रो मैक्स? प्रो भी तो मैक्स भी भाई कहते हैं पिज्जा बेस। बेटा आवाज आ रही है?
क्या ठीक है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट explain without electrostatic? Attraction of paper bits by a charge scale, current in copper wire, heating in electric bulb filament. ये बी सी और डी जो आप कह रहे हो सारे ना इलेक्ट्रो ईएमटी के फिनोमेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है इसके फिनोमेना है, ठीक है? सही है नहीं? ये जो आप कंघी करते हो उसके बाद पेपर उठाते हो सर्दियों में, चेहरे पे सर पे कॉम। ए ऑप्शन है, क्या हो गया? सी क्यों कर रहे हो? ऑप्शन ए इज करेक्ट भाई। बाकी तीनों जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन के फिनोमेना है। ओके। हाँ, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो ना? ओके ओके ओके। इज दैट क्लियर? चलिए। इफ अ ग्लास टेल मी इट्स आंसर। बेटा ये सॉल्व करें, शाबाश बताएं मुझे। शाबाश ये बताएं। डिक्रीज होती है बेटा। सवाल में कह रहे हैं टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल। ठीक है। सवाल में वो सवाल गौर से आप देखें। दो चार्जेस हैं। फोर्स जो होती है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप दोनों को डबल करेंगे ना, आप Q1 को भी डबल करेंगे और Q2 को भी डबल करेंगे, तो बेटा फोर्स आपकी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सही है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे से रिलेटेड एक और सवाल आपको करवा देते हैं, तो क्या आपका चीज क्लियर हो जाए। सर इसका आंसर बताइएगा बेटा, इसका आंसर बताइएगा। व्हाट शुड बी इट्स आंसर? वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर। देखो, दो चार्जेस हैं,
+2, ठीक है, +2 के दो, और वो 3 मीटर अपार्ट है। अगर डिस्टेंस उनके दरमियान रिड्यूस टू 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब ये है कि आपने 3 से 1 कर दिया। ठीक है, 3 से 1 का मतलब ये कि आपने 3 टाइम कम किया ना, 3 गुना कम कर दिया। ठीक है, 3 से 1 आपने इसको जो है वो बचा 3 से, और कम करके 1 कर दिया। तो फोर्स जब आपने 3 टाइम्स कम किया तो फोर्स अब इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसको करने मत बैठ जाना बेटा, करने मत बैठ जाना। इसकी ट्रिक ये होती है कि आपको बताना है कि जैसे फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 3 से 1 हुआ, मतलब आपने आपने डिस्टेंस को, हाँ, आपने डिस्टेंस को 3 टाइम कम कर दिया। ठीक है, 3 टाइम कम का मतलब ये है कि डिवाइड बाई 3 कम किया ना। अगर मैं 3R लिखूंगा, अगर मैं 3R लिखूंगा तो वो इसका मतलब आपने बढ़ाया है। कम करने का मतलब है कि R को 3 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना मेरा बच्चा, जब आप इसको आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये बन जाएगा 1/(R²) डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, 9। अब ये 9 डिवाइड में आ रहा है, तो ये ऊपर चले जाएगा 9/R²। ठीक है, तो 9 टाइम्स आपकी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट थिंग क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल अब्बास, जो आपको आसानी करे, जिसमें आप इजीली कर पाओ। भाई देखें, मेरा बच्चा देखें, दो चार्जेस है +2 वाले, और ये भी। तो टिपिकल टॉपिक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल हो जाता है बच्चों को। देखो, सही है। अब ओरिजिनली ये 3 मीटर अपार्ट है, फिर वो कह रहे हैं इन दोनों को आप नजदीक ले आए। नजदीक लाके आपने इनको इतना नजदीक ले आए। ठीक है, अब डिस्टेंस हो गया चेंज होके 1 मीटर। तो डिस्टेंस को आपने 3 टाइम कम किया, तो फोर्स और डिस्टेंस इनवर्सली है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी। तो फोर्स कितनी बढ़ेगी, क्योंकि आपने 3 टाइम कम किया है, 3 गुना कम किया है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 गुना आपकी फोर्स बढ़ जाएगी। अगर आप फार्मूले से करो तो वो कर लो, जहन में करते हो तो 9 टाइम्स फोर्स इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि आपने 3 टाइम कम किया है। तो फोर्स और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट स्क्वायर के। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट, बहुत टाइम हो रहा है इस पे जा रहा है। चल मेरे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं?
तो मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मुराद ये है चार्ज के अराउंड जो रीजन होता है उसको हमने खुद से बनाया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, और हमने जो खुद से एज्यूम किया हुआ है, जहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस हो, तो वो अराउंड का जो रीजन होता है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और आपके पास दो तरह के चार्जेस होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस की बात ये होती है कि पॉजिटिव चार्जेस में फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही होती हैं, मतलब कि जैसे बल्ब से बिजली निकल रही है, लाइट जा रही है, फैल रही है। ठीक है, इस तरीके से। और ये, ठीक है, फॉर पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम करते हैं, हमने इसको लिया हुआ है अपना, हमने इसको अपने लिए आसानी के लिए लिया हुआ है। ये चार्जेस कैसी है मेरा बच्चा? आउटवर्ड है। और नेगेटिव चार्ज के लिए बेटा ये कैसी हैं? इनवर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इसको हम आउटवर्ड कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमने खुद से बनाई हुई। ठीक है, हमारी अपनी एज्यूम्पशन है, इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती, इसका कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका एक बड़ा अच्छा सा एमसीक्यूज है जो हमारी नज़रों से गुजरा था, हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बल्कि इससे पहले इन लाइंस की ना प्रॉपर्टीज आप, बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर मैं आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ जो इसमें से आया हुआ है, ताकि आपकी चीज़ फर्दर अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारी अपनी बनाई हुई इमेजनरी लाइंस है, ठीक है, याद रखिएगा। दीज आर इमेजनरी लाइंस, हमने खुद से बनाई हुई है, फिजिकल में कोई वो नहीं है। तो एक सी कुछ प्रॉपर्टीज है मेरा बच्चा, जो आप थोड़ा सा देख लो। ये सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर वन, पहली तो ये है कि बेटा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, सेंटर पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा सेंटर से जा रही होंगी, अवे होंगी। ठीक है, अवे फ्रॉम अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चा। दूसरी, दूसरी नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए हमारी अपनी एजम्पशंस हैं, ठीक है, जो हमने बनाई हुई है। आपने पॉजिटिव के लिए बाहर निकलती हुई बनानी है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड आती हुई बनानी है। ठीक है, और इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर फील्ड वेरी कर रही होती है, तो जहां पर ये करीब करीब होंगी ना, ठीक है, वहां पर स्ट्रांग होगी, और जहां पर ये आपस में दूर दूर होंगी वहां पर हम कहेंगे वीक है ये। ठीक है, ठीक है।
बाकी भी आप लोग देख लें इस तरीके से, द इलेक्ट्रिक फ्लुएंस, बस दो तीन आपने याद रखनी है मेन जो है। अच्छा, इसका जो एमसीक्यू है जो मुझे दिखाई दिया था वो मैं आपको करवा देता हूँ। बट इसका एमसीक्यू ये था, ये देखिए, which of the following statements about electric lines of force is are true? They have no physical existence. They expand literally and contract longitudinally. They do not cross each other and group together in this dielectric. All the above. तो इसमें आप जो है वो तमाम की तमाम इसके लिए ठीक है। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और ये एक्सपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। और सही है, डाइलेक्ट्रिक में ऐसी आपस में नहीं, या आपस में क्रॉस नहीं करती, ये सब आपके पास इसकी वो है। अच्छा, बहरहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक छोटा सा टॉपिक था ये। अब इस फील्ड का जो है वो कोई ना कोई फार्मूला मेरे बच्चा होता है। ये तो खैर इसकी एक थ्योरेटिकल चीज थी। जो मेन चीज है वो इसकी इंटेंसिटी है। इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसका कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चा, कि आपके पास एक सोर्स ऑफ चार्ज है। अब आप जानना चाहते हैं उस चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। उस चार्ज के से दूर जा रहे हैं तो फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, फील्ड की शिद्दत क्या है। तो उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कि आप जानना चाहते हो कि फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, ये एक चार्ज क्यू है, सही है, ये चार्ज क्यू है, इसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। दिस इज टेस्ट चार्ज, और ये सोर्स चार्ज है। ठीक है? और बच्चों ये आपके पास क्या होता है, सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज अलग की इंटेंसिटी मुझे मालूम करनी है, सही है। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको दूर लेकर जाते हैं, नजदीक लेकर जाते हैं, देखते हैं वो कितनी इंटेंसिटी महसूस कर रहा है। ठीक है, सो दिस चार्ज, हाउ मच फोर्स फील, हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स, कितनी फोर्स जो है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कितनी फोर्स महसूस कर रहा है ये चार्ज, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम ई से शो करते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब आप फार्मूले शार्मूले पुट करते हो, पूरे एक डेरिवेशन करते हो, तो आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड निकल करके आता है मेरा बच्चा, वो आता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये इसमें कहीं टेस्ट चार्ज की वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट डिपेंड करिए कि आपके पास जो सोर्स चार्ज है क्यू, इसको मैं चलो स्मॉल क्यू बोलता हूँ, ये क्यू जितना हैवी होगा फील्ड उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, कहाँ पर? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना जितना आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतना उतना कम होती जाएगी। ठीक है, जितना आप दूर जाओगे
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्क्वायर के लिहाज से कम होती जाएगी। अगर आप 2 मीटर अवे जाओगे, इंटेंसिटी 2 2 4 टाइम कम हो जाएगी। अगर आप 3 मीटर दूर जाओगे, 3 3 9 टाइम कम हो जाएगी। 4 मीटर दूर जाओगे, 4 4 16 16 गुना कम हो जाएगी। तो स्क्वायर के हिसाब से कम हो रही होगी, ठीक है। ये इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। तो आपको मैंने लिखना सिखाया है बेटा, जब आप वेक्टोरियल फॉर्म लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये वेक्टर फोर्स है ना, तो आपको वो भी लिखने आना चाहिए। आपने क्या करना है, एरो डालना है। तो ये तो पूरी वैल्यू आपको जस्ट इसका मैग्नीट्यूड दे रही होती है ना, तो आपने एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, आर कैप से, बस। ये आपके पास वेक्टोरियल फॉर्म है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे आप जा रहे होते हो, अब वैसे वैसे दूर दूर जा रहे हो कम हो रही है, नजदीक आ रहे हो बढ़ती जा रही है। इसका यूनिट क्या होगा मेरे बच्चों? इसका जो यूनिट है वो होगा, फोर्स का है न्यूटन, चार्ज का है कूलम, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का पर कूलम इज द यूनिट ऑफ। ठीक है। सो ये सिंपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपके पास था। इज दैट क्लियर? So let we have an the direction of electric field at a point due to a positive charge is अवे होती है, टुवर्ड्स होती है, टेंजेंशियल होती है, या परपेंडिकुलर होती है? क्या होती है बेटा, बताओ, शाबाश। अवे होती है, याद रखना आप लोगों ने। इट इज लाइक अ रिमेम्बरिंग टाइप एमसीक्यू। काफी चीजें रिमेम्बरिंग वाली आ जाती हैं, काफी सारी जो है। सो व्हाट शुड बी इट्स आंसर देन? सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये सवाल बताओ कौन सा है। ये सवाल कुछ ऐसे है, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं ना बेटा इसकी, तो हाँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिस इज बेसिकली लाइक दैट। तो कौन सी ट्रू है बेटा? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट एंड एट नेगेटिव। ठीक है, प्लस से निकल रही हैं और माइनस में जा रही हैं। ये डायपोल बन जाता है बेसिकली ना। अगर आप प्लस माइनस को पास रखते हो, तो प्लस से निकलती हुई माइनस में चली जाएंगी। माइनस में तो इन हो रही हैं, इनवर्ड हो रही हैं, प्लस से आउटवर्ड जा रही हैं। इज दैट क्लियर? बच्चा क्लियर है? ये क्या है भाई? ओके बच्चा। बेटा एक मिनट रुक जाए, पानी पी।
ओके बच्चों, 2-3 मिनट रेस्ट ले लो। 1-2 मिनट रेस्ट लेने फिर फ्लक्स पे आते हैं। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है यार। पेपर कहीं से भी बंदे आ जाते हैं। टॉपिक पढ़ो, एमसीक्यूज करो। टॉपिक की डेप्थ क्लियर होनी चाहिए, एमसीक्यूज तो कुछ भी बना कर लेते हैं। ओके है ना? परेशान ना होना कि बेटा। हाय, 1-2 मिनट रुक जाओ, आई एम डूइंग रेस्ट। बेटा ये केयू का ही चल रहा है कोर्स। मेरी पीडीएफ निकाल लो सारी, उसको एक बार गो थ्रू कर लो बस। सारी पीडीएफ को ऊपर, मैंने सारे, मेरी सारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। 4-4 पेज की एक पीडीएफ है, उसको एक बार सब देख लो। बिल्कुल बेटा, वो जो मैंने आपको आउटलाइन दिया वो सारा केयू का है, उसी में से आएगा इंशाल्लाह। आई थिंक फिजिकल लॉ। बेटा पूरी इंटर में से आता है ना। चलो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूंगा, वो करोगे इंशाल्लाह उसमें से आ जाएगा। और यह मैं बता दूंगा बेटा, टेंशन ना लो इंशाल्लाह। परेशान ना। क्या चीज उबैदुल्ला? क्या चीज? अरे मैं तो आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेना चाह रहा था। करो केमिस्ट्री वाले सर से आप पूछे बेटा बेटा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बेटा। फ्लक्स एक बड़ा मजे वाला टॉपिक है। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात जब भी आती है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, लेट्स वी हैव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मेरे बच्चा फ्लक्स का मतलब जब भी आएगा तो आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, फ्लो की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद कुछ ऐसे है कि जैसे इलेक्ट्रिक की लाइन जो मैंने आपको बना के दिखाई है ये फ्लो कर रही हैं। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या कर रही है मेरा बेटा? फ्लो कर रही हैं। इट इज लाइक दैट। भाई फील्ड लाइंस है ना, ये बह रही हैं। ठीक है। ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है बच्चों। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया किसी टाइम में कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं बात करता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूं, बेटा वाटर फ्लक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वाटर का बहना किसी एरिया में से। मैं कहता हूँ बेटा ये एरिया है, इसमें से पानी बह रहा है, पाइप है इसमें से पानी बह रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये वाटर फ्लक्स है। एयर फ्लक्स, हवा बह रही है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो उसका मतलब बच्चा ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो आपकी फ्लो कर रही हैं। सही है। अभी आपके पास एक एरिया है, इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। सही है। तो ये बेसिकली फ्लक्स कहलाता है। इसको हम जो शो करते हैं बेसिक, वो करते हैं फाई से। इससे बेटा, फाई से।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपको फ्लक्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि फाई इज आ या फ्लक्स इज एन, ये स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स आपके पास क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर का। ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और ए क्या है बेटा? एरिया वेक्टर है। ये डेल्टा ए क्या है मेरा बच्चा? एरिया वेक्टर है। सही है। अब ये एरिया जो है आपके पास, ये जो एरिया वेक्टर है, ये या तो, यार मैं आपको बना के दिखाऊं ना, ज्यादा अच्छा होगा वो, ये मजा नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ बेटा, ये आपके पास क्या मतलब है? ये आपके पास एक एरिया वेक्टर है, ठीक है, और आप देख सकते हैं इसका मुंह सामने की तरफ है। ठीक है, ये आपके पास ये एरिया है, कॉलोनी। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये बच्चा आपके पास एरिया है, और ये ना एरिया वेक्टर है। सही है, एरिया वेक्टर ये है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया इज अ लेंथ इनटू ब्रेथ, बिल्कुल वही होता है, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन ये इसका एरो जो है वो परपेंडिकुलर उसको शो, एरिया की वेक्टर शो कर, डायरेक्शन शो कर रहा होता है। सही है। अब लाइन आ सकती है, किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। लाइंस आपके पास जो है वो यूं पास हो रही हैं, अच्छी बन नहीं रही, मैं बता रहा हूँ अच्छी बन रही, फील्ड लाइन यूं पास हो रही हैं, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है मेरा बच्चा। दीज आर, अब आप देख सकते हो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मेरा बेटा ये आपके पास एरिया है, एरिया वेक्टर। अब ये आपस में कैसी है? पैरेलल है। तो फ्लक्स या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, ठीक है। तो या तो फ्लक्स इफ ई एंड डेल्टा ए आर पैरेलल, तो मेरा बच्चा फाई आपके पास मैक्सिमम होगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट जब हटता है, मैं आपको लिखना भूल गया बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया का डॉट है ना,
तो जब डॉट हटाते हैं तो आपके पास कॉस आता है, तो ये बन जाता है ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रिड्यूस होके बन जाता है। मीन्स थीटा भी डिपेंड कर रहा है यहाँ, इस कंडीशन के लिए थीटा कितना है, सेम है, पैरेलल है, तो थीटा बेटा जीरो है। ठीक है, एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि ई एंड आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। और अगर परपेंडिकुलर कंडीशन हो मेरा बच्चा, परपेंडिकुलर कंडीशन कैसी होती है कि लाइक आपके पास ऐसे जमीन पे लेटा हुआ है। अब इसमें मेरा बच्चा एरिया कैसा है, अब इसमें देखो एरिया जो है ऊपर, एरिया का मुंह ऊपर है, और फील्ड लाइंस मेरे पास कुछ ऐसे आ रही हैं। इसमें से पास ही नहीं हो रही ना, ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। तो दिखने में लग रहा है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास ही नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास ही नहीं हो रही। जो गुस्सा आ रहा है, लाइंस तंग कर रही है मुझे। वेट अ मिनट मेरे बच्चों, कुछ एक मिनट रुक जाओ। अब बेटा आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं। सो इफ electric field lines and area vector are perpendicular, इसका मतलब ये है, ये क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है मेरे बच्चों, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि थीटा 90 डिग्री है। आप देख सकते हो एरिया और फील्ड लाइंस में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा आप पुट कर दोगे बेटा 90 डिग्री, और आपको पता है मेरा बच्चा कॉस 90 होता है 0, आप सबको पता है। तो फ्लक्स आपका, ठीक है, कि मेरे बच्चों मिनिमम फ्लक्स होगा
तो ये आप लोगों ने जहन नशी करना है बिल्कुल। फ्लक्स मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एरिया अगर सामने जैसे खिड़की खुली होती है हवा आएगी, अगर आप खिड़की जमीन पे बना दोगे तो हवा नहीं आएगी। हवा एंटर होने के लिए आपको खिड़की तो दीवार पे बनानी पड़ेगी। तो अगर आप जमीन पे खिड़की बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? ये चीज क्लियर है आपको? प्लीज बता दें। अल्लाह पाक रानिया आपको सेहत दे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप आज रात को ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है बच्चे। सो लेट वी हैव सम एमसीक्यू फ्रॉम दिस टू, और उनको भी देख लेते हैं। सॉरी हमें कोई नहीं मिल रहा। चलिए इसका तो नहीं मिला, हम आपको जरा री दे देते हैं दोबारा। मुझे आप इसका जरा बताइएगा आंसर कि क्या रहा है आपके साथ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डबल, डिस्टेंस डबल करने से फोर्स क्या होगी? आध डबल करने से डबल हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, या 1/4 मीन 4 गुना कम हो जाएगी? शाबाश, मुझे इसका आपसे आंसर चाहिए जल्दी जल्दी। थोड़ा सा चैप्टर सूखा सूखा सा है यार। आओ, सी कैसे ए कैसे बता रहे हो भाई? ए कैसे बता रहे हो बच्चे? नो। सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बैतुल्ला। पैनिक नहीं करना। पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर किया है। हमारी वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, पता है आपको? 50 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें फिर एक गलत करो तो नंबर कटते हैं। 0.25 एक पे एक सही मिलता है। और कमीशन पास करना वन ऑफ द टफ थिंग, जैसे सीएसएस होता है या कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आपने आंसर दे के जज्बाती हो के हाँ हाँ यही होगा, नहीं। सवाल में एक वर्ड में चीज सारी घूमी हुई होती है। आपने पेन पेपर लेना है, फार्मूला लिखना है, वहां करना है, भले आपको आता भी हो। एक बार लाजमी आपने करके, जज्बाती होने से पहले आपने करके, जैसे बोलिए आपका सवाल आया डिस्टेंस डबल हो रहा है, तो आपने शायद रफ पेपर आपको मिला हुआ होगा, आपने आराम से शायद पे ना जो इसको सॉल्व किया। आपने बोला भाई ये जो फोर्स होती है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इसका मतलब ये है कि अगर आर डबल होगा, डबल का मतलब ये है कि 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स हमारी 1/4r² हो जाएगी। इस मीन के 4 टाइम डिक्रीज हो रही है, तो 1/4 आंसर आएगा। तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, बट इससे ये होगा कि आप गलती करने से बच जाओगे। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना, जज्बाती नहीं होना, कूल रहना है, ताकि आपका बच्चों वाला सवाल भी कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी जज्बाती पन की वजह से गलत हो जाए। ठीक है मेरे बच्चों? तो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है ये चीज। अब आपके पास एक क्लोज सी सरफेस है, मैं कहता हूँ कि फुटबॉल है। ठीक है, एक फुटबॉल है, उसके अंदर आपके पास चार्ज मौजूद है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मीन जैसे कोई फुटबॉल या गेंद होती है ना, तो उसकी जरा बात कर लेते हैं, तो क्या होता है? क्लोज्ड
सरफेस। इसकी मिसाल बेटा ऐसे, जैसे आपके पास एक गोल सा फुटबॉल है, और अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, तो वो फुटबॉल जो होगा, वो आपके पास कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो आपको दिखाई देगा कुछ, वो आपको दिखाई देगा कुछ, कहाँ गया यार। लेट्स वेट मेरे बच्चों, लेट्स वेट। आपका, दादा का, भाई का, सब। हाँ, तो मेरा बेटा ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया ना। ये देखो, अब ये दरमियान में चार्ज पड़ा हुआ है, फुटबॉल के दरमियान में चार्ज पड़ा हुआ है। अब उस चार्ज में से एक फुटबॉल है, उसके अंदर आपने रखा हुआ है चार्ज क्यू। अब फ्लक्स क्या होगा, उस फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, एक बॉल के अंदर आपने 10 कूलम, 20 कूलम, 1 कूलम, कोई भी कूलम क्यू चार्ज आपने रख दिया है। क्यू इज इक्वल टू एन, आपको पता ही है, आपने चार्ज रख दिया है। तो सरफेस में से चार्ज क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा? तो बेटा इसकी डेरिवेशन करवाने के बाद जो सिंपल इसका आपने सवाल आंसर याद रखना है कि बेटा वो जो फ्लक्स होगा ना, वो होगा सिंपली क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस। आपको खाली क्यू पता होना चाहिए, और आप फ्लक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। सही है, आपको खाली क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितना कूलम है, उसको आप एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड करोगे। डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा इस स्फीयर की सरफ से, कितना फ्लक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जस्ट डिपेंड कर रहा है क्यू पर। जस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा बच्चा? जस्ट डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, परमिटिविटी है। तो जितना बड़ा हैवी क्यू होगा, फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। जितना बड़ा पंखा, उतनी ज्यादा हवा। मिसाल है, फ्लक्स यही होता है ना कि लाइंस कितनी पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से, फ्लक्स तो वही है। तो जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइंस आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। जितना छोटा पंखा होगा उतनी कम हवा आएगी, जितना बड़ा पंखा उतनी ज्यादा हवा खिड़की में से गुजरती है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लो। अब आप, मैं कह रहा हूँ बेटा पानी है, पाइप में से पानी जा रहा है, आप बोलेंगे सर वाटर फ्लक्स। बेटा हवा जा रही है, एयर फ्लक्स। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से आपने ध्यान में रखनी है। फ्लक्स का मैंने आपको यूनिट ही नहीं बताया था यार, फ्लक्स का यूनिट तो पता होना चाहिए ना आपको। तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो मेरे बच्चों इसका जो यूनिट होता है, बेटा। इसको हम पढ़ते हैं वेबर। आप लोग याद रख लो वैसे तो। ई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अगर मैं फार्मूला देखूं तो ई इंटू ए। बेटा इसका यूनिट आप लोग देख लो, फ्लक्स का यूनिट मेरे को बताना भूल गया हूँ। फ्लक्स का जो यूनिट होता है, ई को होता है न्यूटन पर मीटर, नहीं न्यूटन पर कूलम। तो ये बनता है न्यूटन ए का मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और उसको पढ़ते हैं वेबर। दिस इज कॉल्ड वेबर। प्लीज नोट डाउन दिस, ये इसका वेबर जो है यूनिट्स का यूनिट है। ठीक। और मजे की बात एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताता हूँ।
एक और मजे की चीज, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू ए ना। ई का फॉर्मूला, चलो छोड़ो वो एक्स्ट्रा है, आप लोग पहले थकेगा। ठीक है, सो दैट्स द फ्लक्स। अगर कोई चार्ज किसी भी स्फेयर के सेंटर में मौजूद है तो उसमें से फ्लक्स का आंसर ये होगा मेरे बच्चों। इसको आप लोगों ने जहन नशीं करना है, याद कर लो मेरे बच्चों इसको, सिंपल फॉर्मूला। और ये आप इसमें से आप इसकी बहुत बढ़िया आप लोगों ने इंटर में डेरिवेशन की होगी मेरे बेटा। और अगर कोई आर्बिट्रेरी सरफेस हो तो फिर क्या होगा? ये तो एक स्फेरिकल आ गई ना मेरे बेटा, ये तो स्फेरिकल सरफेस आ गई। अगर तो आपके पास कोई आर्बिट्रेरी मतलब कोई ऐसी अजीबोगरीब कोलम्बस टाइप की या कोलंबस टाइप की सरफेस आ जाती है, ठीक है। मिसाल, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बेटा, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू एन आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस। क्लोज का वर्क मेरे बच्चों याद रखना। इससे क्या मुराद है मेरे बेटा? इससे मुराद ये है कि आपके पास सरफेस कुछ ऐसी है। अब इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये स्फेरिकल तो नहीं है ना, ये तो ऐसी अजीब गरीब है। स्फेरिकल की तो डेरिवेशन करने के बाद उन्होंने उसका एरिया वेरिया लिया होगा डेल्टा ए की जगह, तो इजीली आ गई होगी। अगर सरफेस आपकी कुछ ऐसी हो, ठीक है, तो साइंटिस्ट बड़ा हैरान रह गए। बरल्स की आप, इसमें फिर ये होता है कि आप ना छोटे छोटे एरिया में तोड़ देते हो। यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया आप ये लेते हो, यहाँ पर एरिया आप ये लेते हो। तो छोटे छोटे एरिया में तोड़ के आप फ्लक्स मालूम करते हो। अगर आपने फ्लक्स निकालना है टोटल, ठीक है, तो आप समीशन लगाते हो ई डॉट डेल्टा ए के ऊपर, ठीक है। और आई आपके पास 1 से लेकर एन तक है। इससे मुराद क्या है मेरा बच्चा? इससे मुराद ये है कि आपके पास ये एरिया है, ये डेल्टा A1 है, ये डेल्टा, सरफेस अजीब सी है ना। यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन कुछ यूं होगी, A3। तो आप बेइंतहाशा एरिया में तोड़ते हो, फिर सबको जमा करके फ्लक्स निकालते हो। बेसिकली फार्मूला ई इंटू ए है ना। अब चार्ज है, ई तो सेम होगी, ई तो कांस्टेंट होगी। तो आप एरिया को ब्रेक कर देते हो सरफेस को, और फिर तमाम एरिया को जमा करते हो। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट आप इसमें निकाल लेते हो, ठीक है। इसे फिर गॉस ने किया था, और ये गॉस लॉ जो है आपके पास बेटा बोर्ड में, ये मैंने नोट किया है कि ये एज इट इज आ जाती है। गॉस गॉस लॉ, बेटा गॉस लॉ जो है आप अच्छे से इसको जरा नोट कर लो। ये स्टेटमेंट मैंने देखी एज इट इज आपके पास आ जाती है। स्टेटमेंट एज इट इज आपके पास आ जाती है। इसको नोट कर लो काइंडली। दैट्स गॉस लॉ। गॉस ने क्या कहा था? फिर बच्चा गॉस ने कहा था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं राइट कर दिया है।
द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 1/ε0। ठीक है, पहले इसको लिख लो, मैं बताता हूँ गॉसियन सरफेस क्या होती है। गॉस ने डेरिवेशन की और कहा था कि कोई भी गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होती है मेरे बच्चों, कैसी भी आप ले रहे हैं, कोई भी अजीब सरफेस है और उसके अंदर चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। ये तो वो कह रहा था कि कोई भी गॉसियन सरफेस है तो वहां पर फ्लक्स निकालना है, तो वो होगा 1/ε0 टाइम्स। ये टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज, जो उसमें चार्ज पड़ा हुआ है, वही स्फेरिकल वाला। ठीक है, अब हम इससे इस्तिस्ना होगा कि हमारे पास जो है वो चार्ज कैसा हो, टोटल चार्ज, बहुत सारा चार्ज पड़ा हुआ है। हमने गॉसियन सरफेस ली। गॉसियन सरफेस क्या होती है बेटा, ऐसी सरफेस जो क्लोज हो। मैं आपको इसी कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ तो आपको आइडिया होगा। ये कुछ भी हो सकती है, बट दीज आर सम गॉसियन सरफेस। क्लोज होनी चाहिए और क्लोज सरफेस, तो दीज आर गॉसियन, दीज आर बेसिकली, ये आपके पास गॉसियन सरफेसेस हैं। ठीक है, तो बस ये सिंपल गॉस का लॉ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एक सरफेस, कैसी भी सरफेस हो, आपको खाली बस चार्ज पता ना उसके अंदर चार्ज कितना है। टोटल चार्ज को आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, द टोटल चार्ज फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इन अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1/ε टाइम्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज, जो उसमें पड़ा हुआ होगा। क्लोज लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये सरफेस बेटा क्लोज लाजमी होनी चाहिए। क्लोज नहीं होगी, ओपन होगी तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है मेरे बच्चों। सो इसका एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज। मेरे बच्चों इसको नोट कर लो, ये देखो एक सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। Gauss law states that the electric flux through a closed surface depends on shape। शेप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कैसी भी शेप हो चलेगी। अंदर और बाहर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, नो, फार्मूले में कुछ नहीं बता रहा। खाली फार्मूला क्या बता रहा है, नेट चार्ज क्या है बस। फार्मूला एरिया की सरफेस कैसी है, सरफेस का एरिया क्या है, कोई हमें उससे गर्ज नहीं है। अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट राइट पड़ा हुआ है, लेफ्ट में ज्यादा राइट में कम, नहीं कोई बस। उसकी शेप कैसी है, क्यूबिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है, कुछ भी कोई नहीं है। खाली बस हमें चार्ज पता हो, ये गॉस ने काम किया और हमने इसको बता दिया। इज दैट क्लियर? जी बेटा बोले बोले, आई एम हेयर टू लिसन यू। टेस्ला उसका है, वो आएगा इंशाल्लाह, ईएमटी में आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बी का यूनिट है। बस कर दें या पढ़े, और क्या बोलते हो, और जैसे आप बोलो। कोई भी क्लोज सरफेस हो, बस आपको उसके अंदर चार्ज पता हो, कैसी भी हो, चार्ज पता हो। गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एवरीथिंग। ठीक है, अब इसको कैसे भी घुमा के पूछे आपको आना चाहिए। देखो इसे एक एमसीक्यूज में, इसे एमसीक्यूज से आपके पास 4-5 बन सकते हैं। ओके मेरे बेटा, ओके, बस कर रहे हैं। ठीक, ओके मेरे बच्चों, एग्जैक्टली। ईएमटी बहुत मजे का है, वो आएगा ना इंशाल्लाह, उसमें बहुत मजा आएगा आपको। वो मेरा फेवरेट है। फिजिक्स में मेरा फेवरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। आई लव दैट।
ओके बच्चों, ओके ओके, अल्लाह हाफिज।